हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज फरवरी 21 है और कल से बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है। जो मेन सब्जेक्ट है क्लास 12th का वो है कल 22 फरवरी, और कल इंग्लिश का एग्जामिनेशन है। उसके बाद फिर जो मेन सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद है, और फाइनली जो मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स वो 9 मार्च को है ना। तो सबसे फर्स्ट में मैं जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे बच्चों को जो 12th के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। बहुत अच्छा होगा, बस अपना हौसला को नहीं खोना है, ठीक है। और जो भी हम लोग आज के डेट में प्रिपरेशन पिछले साल भर में आज जो किए हैं, अभी उसी को रिवीजन करने का टाइम है, और हम लोग थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क करने का टाइम है ना। काफ़ी दिनों के बाद लगभग 1 and 2 month के बाद मैं अभी यूट्यूब पे आया हूँ, और ऑफलाइन क्लासेस भी क्लास 12th के तो लगभग 2 महीना पहले बंद हो गया था। तो एक न्यू लुक दिख रहा होगा, और ड्यू टू सम रीज़न ये न्यू लुक है अभी फ़िलहाल, बट कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा। बट मेरे कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन अभी होने वाली है कल से, उसके बारे में। सबसे फर्स्ट में अभी हम लोग जितने भी साइड बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सारे साइड बुक्स को हम लोग साइड कर देंगे। जो मैंने क्लास में नोट्स करवाया है, उस नोट्स को यदि कॉपी अच्छे तरीके से बना हुआ है तो उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स करवाया गया है उस सारे प्रॉब्लम्स को एक एक बार करके हम लोग देखेंगे और उसको फिर से रिवीजन करेंगे। कुछ चैप्टर्स में खासकर 12th बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे केस बेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और उसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। 4 नंबर का केस बेस स्टडीज़, वो भी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें से इंटीग्रेशंस में एरिया अंडर कर्व से पूछा जा सकता है, या तो 5 मार्क्स या तो 4 मार्क्स। डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जा सकता है, या तो 5 मार्क्स या तो 4 मार्क्स। केस बेस्ड स्टडीज़ में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी केस बेस्ड स्टडीज़ के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी बनाए जा सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से भी बनाए जा सकते हैं, रिलेशन फंक्शन से भी बनाए जा सकते हैं, रेट मेजर से भी बनाए जा सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी बनाए जा सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा से भी बनाए जा सकते हैं। तो ये जितने भी चैप्टर्स का मैंने नाम लिया, ये सारे से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस 100% इससे रहेंगे। तो हम लोगों को अभी स्मार्ट वर्क ये करना है कि एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो पुरानी बुक है ना, अभी नई वाली बुक में जो डिलीटेड पोर्शन उसको हटा दिया गया, लेकिन पुरानी वाली बुक दी बेस्ट बुक है, उस बुक को ही अभी हम लोग प्रेफर करेंगे। डिलीटेड पोर्शंस को ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको सिर्फ बोर्ड्स देना है तो डिलीटेड पोर्शंस को स्किप करके भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो करना कुछ नहीं है, जैसे मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा में एनसीईआरटी से जितने भी रिलेटेड, जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से एक एक चीज़ कहाँ पर हम लोग फंसते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है हम लोग जब क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो उसमें जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग यूज़ करते हैं, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोगों को दिक्कत होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग उसको जब बनाते हैं तो वो लेंदी हो जाता है, और उस लेंदी के कारण हम लोग फिर आगे स्टेप और नहीं बढ़ा पाते हैं, जिसके कारण वो प्रॉब्लम उसी जगह पे स्टॉप हो जाता है। ओके, तो उस पर हम लोगों को फोकस करना है। जहाँ भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में यदि रूट दिखता है, एकदम 100% उस जगह स्क्वायर करके फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो रूट वाला जो झमेला है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस पे हम लोगों को फोकस करना है। मैक्सिमा मिनिमा
सेकंड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करके उसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स लेस देन 0 करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां पर हम लोगों को डायरेक्ट निकालना होता है, तो उस जगह पे हम लोग फोकस करेंगे। खासकर टिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हैं, तो वो टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा जो बेसिक ग्राफ होता है साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस ये सब का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ से यदि हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा इजीली सॉल्व होता है। और ग्राफ से यदि आप सॉल्व करते हैं, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो बोर्ड्स में नंबर नहीं कटेगा 100%। रेट मेजर में क्या है, तो रेट मेजर में जितने भी वॉल्यूम सरफेस एरिया है, वॉल्यूम सरफेस एरिया जो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे, वॉल्यूम सरफेस एरिया में जितने भी फॉर्मूलाज है उसको दिमाग में रखना है, कोई मिस नहीं होना चाहिए। तो उसमें भी क्या होता है, फिर ये चीज़ देखना है कि कभी कभी होता है कि उसमें एक एक वेरिएबल यूज़ किया जाता है, कभी कभी 2 वेरिएबल यूज़ किया जाता है, तो 2 वेरिएबल में किसको कांस्टेंट रखना है। तो ये सारा चीज़ रेट मेज़र में भी एनसीईआरटी में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से करेंगे। और ये सब जो चैप्टर्स हैं, ये सब जो चैप्टर्स हैं, इससे वेटेज ज़्यादा है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स। ओके, एरिया अंडर कर्व जो है इंटीग्रेशंस, तो थोड़ा इंटीग्रेशंस में हम लोग आते हैं। डेरिवेटिव में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चंस रहते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जितने भी क्वेश्चंस है, यदि एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है तो थोड़ा साइड बुक लेके हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में करेंगे, है ना। और उसमें इम्प्लिसिट फंक्शंस भी है, लॉगरिदमिक फंक्शंस भी हैं। तो यदि एनसीईआरटी में लॉगरिदमिक काफ़ी क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो लॉगरिदमिक हम लोग एनसीईआरटी से कर सकते हैं। पैरामेट्रिक भी दिया हुआ है, तो उसका एक एक क्वेश्चंस कि किस जगह पे क्या करने से हम लोगों को क्या होगा, वो सारा चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर है, और रिलेशन एंड फंक्शंस से भी केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में भी हम लोग 1 by 1 3 ही तो है रिलेशंस में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और ये तीनों यदि हो गया इक्विवेलेंस रिलेशंस। बस देखना है कि जो मेरा प्रॉब्लम दिया हुआ है वो क्या एनसीईआरटी से रिलेटेड है कि नहीं। उस एनसीईआरटी से रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लास का भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी में है, लेकिन इक्विवेलेंस क्लास नाम नहीं रखा गया है, तो इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिलेशन से। फंक्शंस में तो 50% जो 12th के पोर्शन थे उसको डिलीट कर दिया गया, अभी सिर्फ है इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी मेन होता है बाइजेक्टिव, तो इंजेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव ये दोनों होता है, तो हम लोग बाइजेक्टिव करते हैं। तो ये जो बाइजेक्टिव है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम लोगों को दिक्कत होता है। तो इसमें एक स्टेप हम लोग जो कॉमन जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, फॉर एवरी वाई, मतलब इन द कोडोमेन विच हैज़ अ प्री इमेज इन द डोमेन सच दैट, तो ये सब में लगभग करना होता है। तो ये हम लोगों को इस पे फोकस करना है। यदि एनसीईआरटी में सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं तो थोड़ा साइड बुक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग एनसीईआरटी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एग्जाम्पल्स में एज वेल एज एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट मैक्सिमम बच्चों का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, और इसमें एकदम फिक्स है कि एक क्वेश्चन जो इन्वर्स वाला पूछता है। तो इन्वर्स में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि इन्वर्स में कहाँ दिक्कत हो सकता है। इन्वर्स में एक होता है कि जैसे 3 इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बोलेगा एक ए दिया हुआ रहेगा, उसके बाद बोलेगा फाइंड ए इन्वर्स, फिर सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्व द इक्वेशंस में हम लोग जो ax + b लेके करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो मेरा गिवन a है और जो इक्वेशंस का a है, क्या दोनों a सेम है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि दोनों का a सेम है, उस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन इसको थोड़ा चेंज किया जा सकता है कि जो a दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज है जो इक्वेशंस में दिया हुआ था। तो वहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को फाइनल जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ करना पड़ता है, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज वही होता है जो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स होता है। तो इस पे थोड़ा सा बच्चे लोग फोकस करना है, ठीक है। बाकी बहुत ही आसान है और इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। फिर एक दिया हुआ रहता है, 2 मैट्रिसेस है, दोनों का प्रोडक्ट, यूज दिस प्रोडक्ट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस 3 इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो मैट्रिसेस में लगभग लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे।
नेक्स्ट एकदम बेसिक प्रॉब्लम भी कभी कभी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन से पूछे जाते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या ट्रांसपोज से भी पूछे जाते हैं। तो ये सब आसान टॉपिक है। डिटर्मिनेंट में तो 90% 99% डिलीट कर दिया गया, सिर्फ 1% है। क्या है? तो सिर्फ हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का जो भी क्वेश्चन रहेगा, आंख बंद करके जो एक्सपेंडिंग वाला जो हम लोग करते हैं वो एक्सपेंड करके उसका वैल्यू निकाल देना है। ओके। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स में भी प्रॉपर्टीज डिलीटेड है बोर्ड में। तो सिर्फ हम लोगों को दो ही चीज़ उसमें ध्यान देना है। पहला, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू, तो जो प्रिंसिपल रेंज होता है उसको याद रखना है। जैसे साइन का -π/2 से +π/2, कॉस का 0 से पाई, tan का -π/2 से +π/2, इस तरह से हम लोग वो पूरा उसका रेंज याद रखना, उस रेंज में है कि नहीं, इसको ध्यान देना है। फिर दूसरा हम लोगों को ध्यान देना है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू में क्या होता है? तो प्रिंसिपल वैल्यू में जैसे साइन में के अंदर में नेगेटिव होता है तो हम लोग नेगेटिव बाहर करते हैं, कॉस में नेगेटिव होता है तो पाई माइनस कर देते हैं। तो इस पे थोड़ा फोकस करना है कि कॉस और कॉट ये दोनों में, ठीक है, हम लोग नेगेटिव को बाहर नहीं करते हैं, पाई माइनस करते हैं। तो इस पे फोकस करना है। प्रिंसिपल वैल्यू में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे 100% रहेगा। ओके। फिर हम लोग डिफरेंशिएशंस हो गया, एओडी हो गया, इंटीग्रेशंस में हम लोग बहुत सारा टाइप का क्वेश्चंस, इंटीग्रेशंस में एक तरह से बोला जाता है कि ये समंदर है, बट बोर्ड्स के लिए समंदर नहीं है। बोर्ड्स में एक लिमिटेशन है, उस दायरे में ही पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। बस जो इंटीग्रेशन का, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस का जो क्वेश्चन होगा उसको पहचानना है क्या कि क्या ये पार्शियल का क्वेश्चन है। पार्शियल का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, जो ऊपर का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो दिया हुआ और जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, दोनों में देखेंगे कि क्या दोनों का डिग्री सेम है या ऊपर का डिग्री कम, नीचे का डिग्री ज़्यादा है। तो हम लोग देखेंगे इसमें पार्शियल लगा सकते हैं। या तो ऊपर में डिग्री ज़्यादा है, नीचे कम है, तो एक चीज़ ध्यान देना है, डिवाइड करना है। पावर ऊपर में डिग्री और नीचे का डिग्री सेम होता है तो भी डिवाइड करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना है। फिर हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशंस में जैसे एक दिया हुआ रहता है ऊपर में px + q और रूट, फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ax² + bx + c, उस फॉर्मेट में हम लोग ऊपर नीचे वाला को जो न्यूमरेटर में होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर के टर्म में चेंज करते हैं विथ a एंड b एंड डिफ्रेंशिएट करके। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप है, एनसीईआरटी में शायद स्पेशल इंटीग्रेशंस जो है उसके जस्ट बाद दिया हुआ है। उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शंस है, तो पार्शियल्स का तो अलग प्रोसेस है, पार्शियल से भी क्वेश्चंस रहता है। उसके बाद पार्शियल्स के बाद है एक बाई पार्ट्स, तो बाई पार्ट्स से भी क्वेश्चन रहता है। एज द लिमिट ऑफ सम आज डिलीट हो गया है तो बोर्ड्स में नहीं पूछेगा, पहले एक क्वेश्चन उससे रहता था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटीग्रेशंस हो गया इनडेफिनिट, उसके बाद है डेफिनिट इंटीग्रेशंस। तो डेफिनिट इंटीग्रेशंस में क्या है कि डेफिनिट इंटीग्रेशंस में जो मेन प्रॉपर्टीज, जो 5-6 प्रॉपर्टीज है उस पर हम लोगों को फोकस करना है। और मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस डेफिनिट इंटीग्रेशंस में रहता है वो सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है एक क्वेश्चन लॉन्ग में रहेगा 100%। तो वो एनसीईआरटी से ही रहता है, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा चेंज कर देगा तो बच्चे लोग बोलेंगे फिर आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किया जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना है कि 0 से a इंटीग्रेट करना है, fa - x बराबर fx, फिर a to b fx है तो फिर a to b f a + b - x, ये दो प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होता है। फिर एक सिंगल नंबर 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई ऑड फंक्शन दे देगा और उसमें बोलेगा कि इसको -a से a इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन डायरेक्ट हम लोग 0 लिखते हैं। तो ये भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम फिक्स है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उसके जस्ट बाद, डेफिनिट इंटीग्रेशंस के जस्ट बाद हम लोग आते हैं एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व में बिटवीन 2 कर्व्स जो एरिया निकालते थे वो उसको डिलीट कर दिया गया है। अभी क्या है कि एक कर्व है और एक लाइन है, तो कर्व और लाइन के बीच में हम लोग एरिया, तो वो एक पैराबोला, एक लाइन भी हो सकता है,
एक पारा, एक इलिप्स और एक लाइन भी हो सकता है, एक सर्कल और एक लाइन भी हो सकता है। एक पाराबोला एक इलिप्स नहीं रहेगा, एक इलिप्स दूसरा इलिप्स नहीं रहेगा, एक इलिप्स एक पाराबोला नहीं रहेगा, क्योंकि बिटवीन टू कर्व्स हटा दिया गया है, अभी सिलेबस में नहीं है। तो ये भी बहुत आसान है। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका सारा क्वेश्चंस हम लोग बना लेंगे। मिसलेनियस में कुछ ही क्वेश्चंस है जिसमें एक लाइन और एक कर्व है, तो उसको हम लोग फोकस करेंगे और सारा क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चन इसमें भी ज़्यादा हट के नहीं पूछा जाता है। तो ये हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशंस और एरिया अंडर कर्व। इसके जस्ट बाद हम लोग आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस 4 पार्ट में बटा हुआ है। एक क्वेश्चन जो है डिग्री एंड ऑर्डर, वो फिक्स है कि एक नंबर में पूछेगा ही। बस डिग्री और ऑर्डर में एक चीज ध्यान देना है कि कहीं log dy by dx नहीं है, कहीं sin dy by dx नहीं है, cos dy by dx नहीं है, कहीं e to the power dy by dx नहीं है। उसमें क्या होगा, तो उसका डिग्री हम लोग डिफाइंड नहीं होता है ना। ऑर्डर तो हम लोग ऑर्डर और डिग्री इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस रहेंगे, एकदम फिक्स है। खाली देखना है कि पावर फ्रैक्शंस में तो नहीं है। यदि फ्रैक्शंस में है तो फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करेंगे। हो गया। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वेरिएबल सेपरेबल, ये सब टॉपिक का नाम है। फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली 3 ही टॉपिक से डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। वेरिएबल सेपरेबल जो 3rd या 4th एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर में तो हम लोग जानते हैं कि उस फॉर्म में होना चाहिए dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, उस फॉर्म में होना चाहिए। तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही बनेंगे, उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस देखते हैं कि जितने भी टर्म्स है उसका वो जो है y by x या x by y के फॉर्म में है कि नहीं। यदि उस फॉर्म में है तो होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस का अलग प्रोसेस है, सारा एनसीईआरटी में है ना। तो ये 3 ही टॉपिक से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इस पे फोकस करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स 100% एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यदि आप लोग वेक्टर्स बना रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी साइड बुक ले लीजिए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाइए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बोर्ड में 100% बन जाते हैं। ठीक है, इसमें भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स नहीं पूछेगा, 3 या 4 इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेक्टर के बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर में भी एक टॉपिक जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको डिलीट कर दिया गया है। पहले उससे भी क्वेश्चंस रहते थे, लेकिन अभी बोर्ड में वो नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन एंड स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, बस उससे ज़्यादा नहीं है। स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशंस है बस उतना ही है। प्लेन को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। बेसिकली प्लेन बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बट प्लेन को अभी हटा दिया गया है। हम लोग के टाइम पे भी शायद प्लेन नहीं था, बाद में हम लोग पढ़े थे। प्लेन 11th-12th में नहीं था, बाद में उसको फिर डाला, फिर अभी फिर से हटा दिया गया। तो प्लेन जो है वो अभी डिलीट कर दिया गया है, तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है, तो ये भी अच्छा है कि एक पॉइंट से कोई वेक्टर पास हो रहा है, पैरेलल टू दिस वेक्टर, उसका इक्वेशन क्या होगा। 2 पॉइंट से पास हो रहा है, उसका इक्वेशंस क्या होगा। तो ये सारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और इससे भी एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर भी हम लोगों को फोकस करना है, और इसमें भी 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में बस 3 ही टॉपिक है जिससे क्वेश्चन रहेंगे, और प्रोबेबिलिटी 100% एनसीईआरटी से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेस थ्योरम। उसके बाद शायद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिलीट है, बर्नौलीज ट्रायल भी डिलीटेड है। तो बस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बस यही 3 से क्वेश्चन रहेंगे। या तो केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन पूछेंगे, एनसीईआरटी का 1 by 1 सारा सवाल बनाएंगे, और ये जो 3 टॉपिक इससे रिलेटेड मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी बनाएंगे। उसके बाद एलपीपी आता है। एलपीपी में
अब तो देख रहे हैं जो प्री बोर्ड्स या जो भी स्कूल के एग्जामिनेशंस वगैरह हो रहे थे उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो शायद बोर्ड में भी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं पूछे, सिर्फ वो न्यूमेरिकल वाला जो हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं, शायद उसमें 100%। तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम लोगों को बोर्ड में नंबर कैसे अच्छा लाना है। सबसे पहले एमसीक्यूज जितने भी आते हैं उसको अच्छे तरीके से हम लोग बना लेंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन यदि आपको 4 जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यदि चारों आता है तो पहले उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यदि आता है, नहीं आता तो उधर टच नहीं करना है अभी फिलहाल, फिर हम लोग 2-3 मार्क्स में जाएंगे। यदि आता है तो वो पांचों को 4 क्वेश्चंस हम लोग बना लेंगे। फिर केस बेस्ड स्टडीज़, थोड़ा स्टडी करने का होता है तो उसको हम लोग देखेंगे। यदि केस बेस्ड स्टडीज़ लग रहा है कि नहीं बन जाएगा बहुत आसान है, तो उसको हम लोग बना लेंगे। फिर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पे हम लोग आएंगे, ठीक है। यदि वो आपका अच्छा है तो, नहीं अच्छा है तो फिर 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, फिर धीरे धीरे करके हम लोग जाएंगे। यदि वो आता है तो पहले उसको बनाएंगे क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।